नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ के द्वारा अभी कांस्टेबल और जो एसआई की पोस्ट का नोटिफिकेशन है 2024 में वो निकाला गया था। टोटल 4600 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इस बार 2024 में ये जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम आई है, क्योंकि 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आया था उस समय टोटल 9,000 या 10,000 के आसपास ये वैकेंसी निकाली गई थी। और अभी जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग वैकेंसी कम हो चुकी हैं और जो कंपटीशन है वो हाई हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यू जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया है। 2018-19 में जो आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लिया गया था, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 17 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम करवाए गए थे। उन 17 शिफ्टों के ऑफिशियल जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जो पीवाईक्यू सीरीज है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी अभी तक आप जो तैयारी है 2024 के लिए वो कर चुके हैं और कितनी और आप कर सकते हैं। तो इस जो सीरीज़ है पीवाईक्यू की, इसको आप एंड तक ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। डेफिनेटली आपको जो अपने 2024 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। आज हम जो आरपीएफ कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज का नवा भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्ट्सों को जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। चलिए हम आज के जो वीडियो सेशन की है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, पार्ट नंबर 9 है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल है, पीवाईक्यू सीरीज 2018-19 और ऑल 17 शिफ्ट के ये पेपर हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कहा गया है? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आइए हम देख लेते हैं। क्या 1947 में की गई थी, 1935 में की गई थी, 1966 में की गई थी या फिर 1950 में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश के बारे में है। तो किसके बारे में है? 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और जो बजट है प्रबंधन कानून वो किसके बारे में है? क्या वो बीमा के बारे में है, आरबीआई पॉलिसी के बारे में है, मनी पॉलिसी के बारे में है या फिर वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है? क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना इसीलिए अभी भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद आगे कोई अभी तक जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आइए देख लेते हैं। 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएँ, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं, 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 1000 पुरुषों पर 943 जो महिलाएं हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंग अनुपात है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉल सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. केन्स के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर और ब्याज की दर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कहा जाता है बैंक की दर। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, मतलब जो आरबीआई है वो बैंकों को ऋण देती है,
मतलब ब्याज पर पैसा देती है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। तो धन को प्रभावित क्या कर सकता है, उस दर को क्या कहते हैं, तो उस दर को बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। तो टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो टीकाकरण के फादर किसे माना जाता है, रॉबर्ट कोच को, लुइस पास्चर को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, या फिर एडवर्ड जेनर को। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का फादर कहा जाता है। टीकाकरण की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करता है। तो ये जो पाक जल डमरू मध्य है, मतलब जल डमरू मध्य है, ये किन दो देशों के बीच में है, या फिर श्रीलंका को किस देश से अलग करता है। क्या श्रीलंका को भारत से अलग करता है, श्रीलंका को मलेशिया से अलग करता है, मालदीव को अलग करता है, या फिर इंडोनेशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये पाक जल डमरू जो मध्य है ये श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो गांधीवादी योजना कब बनाई गई थी, 1944 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी, गाडगिल के द्वारा बनाई गई थी, एम.एन. रॉय के द्वारा बनाई गई थी, या फिर नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो महात्मा गांधी योजना थी, गांधीवादी योजना थी, ये 1944 में श्री नारायण अग्रवाल जी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आइए देख लेते हैं। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74%, 95%, 65% या फिर 85%। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है। क्या टेनिस जुड़ा हुआ है, वॉलीबॉल जुड़ा हुआ है, तीरंदाजी जुड़ा हुआ है, या फिर बैडमिंटन जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो वॉलीबॉल खेल है यही लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किस वर्ष आया था। तो क्या 1980 में आया था, 1973 में आया था, 1965 में आया था, या फिर 1985 में आया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो कब हुआ था ये देख लेते। क्या 1904 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, या फिर 1903 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में किया गया था। अब आप मुझे ये बताएंगे जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था। तो ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया परमाणु संरचना की जो संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो परमाणु संरचना की संरचना पर काम किया था उस व्यक्ति ने 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन सा आदमी था वो, कौन सा व्यक्ति था। क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड को मिला था, जेम्स चैडविक को मिला था, नील्स बोर को मिला था, या फिर जे थॉमसन को मिला था। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नील्स बोर को मिला था परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत द्वारा प्रेषित पहले सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा भेजा गया पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। एडसेट, इनसेट, आर्यभट्ट, या फिर कल्पना फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रेषित पहले सक्रिय उपग्रह है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केटेल सतह से जुड़ा हुआ है? कलकानु, रोमांच नाभिक, नाभिक या फिर राइबोसोम। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये मस्कुलोस्केटल सतह से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस शब्द को, काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, बोलने में थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो आप देख लेना इस शब्द को अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आयोजित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी थे, मोतीलाल नेहरू थे, M.A. चिदम्बरम थे या फिर सरोजनी नायडू थे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सी राजगोपालाचारी थे इन्हीं के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसको उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा जापान। जापान को ही उगते सूरज की भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तुर्कमेनिस्तान से लगी हुई है, कजाकिस्तान से लगी हुई है, अफगानिस्तान से लगी हुई है या फिर अजरबैजान से लगी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। और 19 में पूछा गया है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो आपातकालीन जो घोषणा है वह शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? क्या राज्य स्तर पर आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, आर्थिक आपातकाल की व्याख्या करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो है व्याख्या करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी घटनाओं को किसके अंदर दिया गया है? क्या बोध के अंदर दिया गया है, त्रिरत्न के अंदर दिया गया है, जातक कथाओं के अंदर दिया गया है या फिर पिता के अंदर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो बोध के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को जातक कथाओं के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि संग्रहित कर दिया गया है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर आप हमें फॉलो करते हैं प्लीज़ हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम इसीलिए भी ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि ये इस वीडियो सीरीज़ की जो PDF है वो बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।